तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की गहराई में उतरते हैं। नाम है द एल्केमिस्ट्स ऑफ अफेक्शन, फ्रॉम रिजेंटमेंट टू रिडेम्पशन। देखिए, ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है, ये एक डीप डाइव है इंसानी जज्बातों में, ट्रॉमा में और सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव में। अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दो लोग बिल्कुल अनजाने में एक दूसरे के गहरे घावों का मरहम बन सकते हैं। आज हम कबीर और रिया के इस सफर को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत लिटरली मजबूरी और नफरत से हुई थी, वो धीरे धीरे हीलिंग का सबसे बड़ा जरिया बन गया। इमेजिन कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं। एक बहुत बड़ी सी हवेली है जिसमें एकदम सन्नाटा है, लेकिन एक कमरे के अंदर भावनाओं का एक बड़ा तूफान उठा हुआ है। कबीर के ये शब्द ध्यान से सुनिए। ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए न कोई जगह है और न कभी होगी। ये सुनकर ही एक भारी सा टेंशन महसूस होता है ना। कबीर की ये एक्सट्रीम कठोरता और दूसरी तरफ रिया की आंखों में आंसू ये साफ कर देते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत 0 से नहीं बल्कि माइनस से हो रही है। कोई फेरी टेल नहीं है यहाँ। ये वो कड़वी सच्चाई है जहाँ एक इंसान दूसरे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानकर बैठा है। इसे हम एक क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक मजबूरी का रिश्ता, द फाउंडेशन ऑफ रेजेंटमेंट। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी नफरत और कड़वाहट आई कहाँ से? अगर हम कबीर के नजरिए से देखें तो उसके लिए ये शादी बस उसके पिता की आखिरी इच्छा और परिवार की इज्जत बचाने का एक भारी बोझ है। उसे लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसे फंसाया गया है। और दूसरी तरफ रिया की हालत देखिए। पिता के गुजर जाने के बाद उसके चाचा ने बहुत ही जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। रिया इस घर में आ तो गई है, लेकिन उसे हर पल ये फील कराया जा रहा है कि उसका यहाँ होना ही एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ कैच ये है कि दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशंस के मारे हुए हैं। दोनों का अपना अपना ट्रॉमा है। जब दो लोग एक अनचाहे बोझ के नीचे दबे हों तो टकराव और नफरत तो लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं ना, मजबूत से मजबूत दीवार में भी कभी न कभी दरार आ ही जाती है। दूसरा चैप्टर, डर और अनजाने एहसास, द फर्स्ट क्रैक इन द आर्मर। ये पूरी कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए होता क्या है, बाहर बहुत भयानक बारिश और तूफान है। रिया को बचपन से ही तूफानों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अचानक तेज बिजली कड़कती है और वो डर के मारे एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में कबीर का हाथ कस के पकड़ लेती है। और उसकी वो मासूम सी गुजारिश, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए, ये कबीर के अंदर के इंसान को एक झटके के लिए जगा देती है। कबीर शायद पहली बार उसकी आंखों में एक सच्चा रॉ डर देखता है, लेकिन उसका ईगो अभी भी उस पर हावी है। वो अपनी इस झिझक को छिपाने के लिए छटके से पीछे हटता है और कहता है, ड्रामा बंद करो रिया। ये मोमेंट हमें दिखाता है कि कबीर के अंदर एम्पैथी तो है, वो जाग भी रही है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, मर्दानगी का असली मतलब, रीडिफाइनिंग रिस्पेक्ट। देखिए, रिया कबीर के उस अहंकार को चुपचाप सहकर नहीं बैठ जाती। ये वो पावरफुल हिस्सा है जहां रिया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेती है। वो कबीर के उस नजरिए को सीधा चैलेंज करती है जिसे वो अब तक सच मानता आया था। उसका ये डायलॉग सुनिए, किसी मजबूर लड़की को रोज जलील करना मर्दानगी नहीं होती, असल मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये सीधे कबीर के उस अग्रेसिव मुखौटे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। कल्चरली भी देखा जाए तो ये बात बहुत गहराई से हिट करती है। जब रिया ये बोलती है तो कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कबीर ऊपर से हंसता जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। यही वो छोटा सा बीज है जो कबीर को पहली बार खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और अगली सुबह होते होते वो बोया हुआ बीज अपना असर दिखाने लगता है। चौथा हिस्सा, जब फिक्र ने ली जगह, एक्शंस ओवर वर्ड्स। तो होता ये है कि किचन में गरम चाय से रिया का हाथ जल जाता है और यहाँ कबीर का जो रिफ्लेक्स रिएक्शन है ना, वो कमाल का है। वो तुरंत भाग कर आता है, चिल्लाता है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, लेकिन साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स लाकर मरहम भी लगाने लगता है। और जब रिया उससे पूछती है कि अगर इतनी ही नफरत है तो ये फिक्र क्यों, तब कबीर का ये जवाब आता है, शायद क्योंकि मैं जितना तुम्हें गलत समझता था तुम उतनी गलत नहीं हो। ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि कबीर के दिमाग में रिया की जो विलन वाली इमेज थी वो टूट रही है।
उसकी आवाज की वो नरमी साबित कर रही है कि नफरत की जगह अब केयर ले रही है। क्योंकि देखिए, इंसान के शब्द चाहे कुछ भी कहें, उसके एक्शंस हमेशा सच बोल ही देते हैं। अब एक बड़ा सवाल, कबीर इतना कठोर था क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है 5वें चैप्टर में, अतीत का दर्द और माफी, अनमास्किंग द पेन। उस रात बैल्कनी वाले सीन को इमेजिन कीजिए। ये वो मोमेंट है जहां कबीर की इनसिक्योरिटी और उसके पास्ट का दर्द पहली बार पूरी तरह बेनकाब होता है। कबीर खड़ा है, आंखें लाल हैं और हाथ में एक पुरानी फाइल है। वो पहली बार अपना गार्ड डाउन करता है और रिया को बताता है कि जिस लड़की से उसने कभी प्यार किया था, उसने उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया। कबीर ये एडमिट करता है कि गुस्सा उसे अपने पास्ट पर था, लेकिन सजा वो अनजाने में रिया को दे रहा था। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। और फिर वो जादुई शब्द आते हैं, आई एम सॉरी रिया। वो एक मौका मांगता है। इस माफी का वजन सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो एक सॉरी है जो रिया के मन में बसे कबीर के डर को हमेशा के लिए खत्म करना शुरू कर देता है। अगर हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ये प्रोग्रेशन बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, तूफान की रात में रिया का वो सच्चा डर देखना जिसने कबीर को सोचने पर मजबूर किया। स्टेप 2, हाथ जलने पर वो इंस्टिंक्टिव केयर का बाहर आना जिसने ये साबित किया कि अंदर इंसानियत अभी भी बाकी है। और फाइनली स्टेप 3, बालकनी में अपने पास्ट के ईगो को साइड रखकर अपनी गलती मान लेना। ये एक बहुत ही क्लियर इमोशनल जर्नी है जो हमें दिखाती है कि कैसे नफरत से अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए खुद की गलतियों को मानना ही पहला कदम होता है। और अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर, छठा भाग, सच्चे प्यार की जीत, द हीलिंग टच। जरा सोचिए, चंद ही दिनों के अंदर ये डायनामिक कैसे पूरी तरह पलट गया। ये साबित करता है कि असली प्यार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के की गई देखभाल में होता है। तूफान की रात वाली वो वल्नरेबिलिटी, फिर हाथ जलने पर वो फिक्र, बालकनी की वो कन्फेशन, और आखिर में वो बुखार वाली रात जिसने इस रिश्ते पर हमेशा के लिए सच्चाई की मोहर लगा दी। ये एक परफेक्ट क्रमिक विकास है जहां हर अगला इवेंट पिछले वाले से ज्यादा गहरी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। जब रिया को बहुत तेज बुखार आता है, तब कबीर का जो बर्ताव होता है वो किसी भी इंसान के समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। कबीर पूरी रात उसके पास बैठा रहता है। वो किसी नौकर को नहीं बुलाता, खुद अपने हाथों से दवा देता है, बार बार माथे पर ठंडी पट्टियां रखता है और लिटरली कुर्सी पर बैठे बैठे ही रिया का हाथ पकड़े हुए सो जाता है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मेलोड्रामेटिक पल नहीं है। ये वो छोटी छोटी शांत और लगातार की गई देखभाल है जो रिया के मन में बचे कुचे डर को जड़ से मिटा देती है। अगर किसी को समझना हो कि कैसे लगातार किया गया एक पॉजिटिव बर्ताव किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो ये उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगली सुबह जब रिया उठकर कहती है कि पहली बार उसे कबीर से डर नहीं लगा, तो कबीर उसका हाथ चूमकर एक वादा करता है जो सब कुछ बदल देता है। अब जिंदगी में कभी डरने नहीं दूंगा। जरा फ्लैशबैक में जाइए। याद है कहानी की शुरुआत में उसने क्या कहा था? मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और अब ये हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा। ये डायलॉग इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि कबीर अंदर से पूरी तरह बदल चुका है। अब ये रिश्ता डर और मजबूरी का नहीं, बल्कि पूरी तरह से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का बन चुका है। तो ये खूबसूरत और इंटेंस कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दो टूटे हुए इंसान सच में एक दूसरे की सबसे बड़ी खुशी बन सकते हैं और दोबारा जीना सीख सकते हैं? रिया और कबीर का ये सफर हमें बताता है कि हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। कभी कभी ना जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, वही लोग हमारे सबसे गहरे घावों का सबसे सच्चा मरहम साबित होते हैं। इसी एक थॉट के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, ये सच में आपकी नजरिए को बदल सकता है।